गुड आफ्टरनून स्टूडेंट्स, कैसे हैं आप सभी? नीलम, गुड आफ्टरनून। वेलकम टू सीजीएस ऑनलाइन प्लेटफॉर्म। तो ये आपको पता ही है, ज्योग्राफी की क्लास है। तो लास्ट टॉपिक हमारा क्या था? हमने माउंटेन्स और प्लेट्यूज पढ़े थे। क्लासिफिकेशन ऑफ पेनिसुलर प्लेट्यूज, जिसमें हमने पढ़े थे जितने भी माउंटेन्स हैं, सतपुड़ा, अमरकंटक, पेनिसुलर प्लेट्यूज के जो पार्ट हैं, छोटा नागपुर, ठीक है ना। और ये आपका दक्कन प्लेट्यूज, ये हो गए थे ना, यहीं तक हुआ था आपका। जो पेनिसुलर प्लेट्यूज है उसका क्लासिफिकेशन आपने पढ़ लिया था। एक बार बताइए, ठीक है ना? रेनू, तनवर, गुड आफ्टरनून। पूजा, गुड आफ्टरनून। वेलकम टू सीजीएस। कैसे हैं आप सभी? अच्छे से पढ़ें। तो आज हम पढ़ेंगे तटीय मैदानों का विभाजन, क्लासिफिकेशन ऑफ कोस्टल प्लेन। टॉपिक सभी का यही है ना? माउंटेन और प्लेट्यूज बदल चुके, हो चुके हैं आपके। टॉपिक है तटीय मैदानों का विभाजन। क्लासिफिकेशन ऑफ कोस्टल प्लेन। गुड आफ्टरनून उर्वशी। क्लासिफिकेशन ऑफ कोस्टल प्लेन, ओके, बिल्कुल ठीक भूमिका। चलिए, तो ये ही आपके तो देखिए, ये तो आपको पता ही है, कोस्टल प्लेन हमारे टू पार्ट्स में है। ये हिस्सा पूर्वी तटीय मैदान, ईस्टर्न कोस्टल प्लेन, ठीक है। और ये पश्चिमी तटीय मैदान, वेस्टर्न कोस्टल प्लेन। अब अब एग्जाम में पूछते हैं आपसे, जो पश्चिमी तटीय मैदान है, दीपिका, गुड आफ्टरनून, वेरी गुड आफ्टरनून सभी के लिए। तो ये कितने भागों में बटा हुआ है? तो जो हमारा वेस्टर्न कोस्टल प्लेन स्टूडेंट्स, वो बटा है 4 पार्ट्स में। ये है आपका गुजरात मैदान, तो वेरी सिंपल, गुजरात मैदान कहां पर होगा? गुजरात में ही होगा, ठीक है। ये हिस्सा है आपका कोंकण मैदान, कोंकण। ऐसे ड्रॉ करते जाना आप। ये है आपका महाराष्ट्र में, कोंकण मैदान है महाराष्ट्र में, ठीक है। फिर आपका कन्नड़ मैदान, कन्नड़ मैदान है आपका कर्नाटक में। फिर है आपका मालाबार मैदान, मालाबार मैदान है केरल में। ये बटा हुआ है आपके 3 भागों में। ये है उत्कल मैदान, उत्कल मैदान है ओडिशा में। ये है आपका उत्तरी सरकार,
उत्तरी सरकार मैदान है आंध्र प्रदेश में। ये है आपका तमिलनाडु मैदान, तमिलनाडु सॉरी कोरोमंडल मैदान। कोरोमंडल मैदान ये है आपका तमिलनाडु में। ठीक है, इस तरह से। तो ये बटा हुआ है आपके 4 पार्ट्स में, वो डिवाइड है आपके 3 पार्ट्स में। आपको ना सीक्वेंस याद रखनी है। जैसे आपसे पूछ लेंगे इधर भी दे दिए, इधर भी आगे पीछे करके, और पूछ लेंगे नॉर्थ से साउथ की तरफ इनको अरेंज करें या साउथ से नॉर्थ की तरफ। तो सबसे नॉर्थ में गुजरात प्लेन, कोंकण प्लेन, कन्नड़ प्लेन और मालाबार प्लेन। इधर आ जाएगा सबसे नॉर्थ में उत्कल, उत्तरी सरकार और कोरोमंडल। आप देखिए वैसे तो दक्षिण भारत में साउथ में क्या है, माउंटेन्स और प्लेट्यूज ज्यादा है, लेकिन जो प्लेन है वो भी एक पतली पट्टी के रूप में है थोड़ी सी। तो पतली पट्टी के रूप में भी आपको मैदान मिलेंगे। अगर आपसे पूछा जाए छोटा नागपुर कहाँ पर है, ओडिशा में, लेकिन ओडिशा में छोटे सा पतली पट्टी के रूप में जो प्लेन है उसका नाम है उत्कल प्लेन। ऐसे भी लिखते हैं। उत्तरी सरकार में आंध्र प्रदेश, आंध्र प्रदेश दीपिका, रेनो आंध्र प्रदेश। तो जैसे पूछ लेंगे केरल का जो मैदानी एरिया है, केरल के मैदान को आप क्या बोलते हैं, आंध्र प्रदेश के मैदान को क्या बोलते हैं। ठीक है, मैचिंग में रख देंगे, एक तरफ स्टेट दूसरी तरफ आपके मैदान के नाम। तो आप इनको याद कर लेना अच्छे से। ऐसा नहीं है, देखो जो भारत में मैदान है वो दक्षिण भारत के भी हैं और उत्तरी भारत के भी। जैसे आपने माउंटेन्स पढ़े, नॉर्थ में भी है माउंटेन, साउथ में भी है। वैसे जो प्लेन है आपके वो ग्रेट प्लेन है, विशाल मैदान है, लेकिन यहाँ के जो मैदान है छोटे छोटे मैदान है, लंबाई इनकी ज्यादा है लेकिन चौड़ाई इनकी कम है, और मिट्टी भी बहुत कम है इनकी, तो इसलिए। अब बात आती है क्या क्वेश्चन बनता है। आप देखो आपको क्वेश्चन मिलेगा इनमें से किस मैदान में सबसे ज्यादा मसाले होते हैं। तो आप सब जानते हैं मसाले सबसे ज्यादा कहां पर होते हैं, केरल में। लेकिन अगर प्लेन पूछ ले वो किस मैदान में, तो केरला में। ठीक है, और मैदान कौन सा है आपका, मालाबार मैदान। तो मालाबार प्लेन फेमस फॉर स्पाइसेस, ये आपके मसालों के लिए सबसे ज्यादा फेमस है। अब आप देखें जो हमारा सदर्न इंडिया है वहां पर माउंटेन और प्लेट्यूज आपने ज्यादा पढ़े, पूरा एरिया। तो हमें जो फूड क्रॉप्स हैं, खाद्यान्न फसलों के लिए क्या जरूरत पड़ती है, जमीन हो, अच्छी जमीन हो, सॉइल हो, तभी तो होगा। तो दक्षिण भारत में आप जाएंगे तो वहां पर आपको फूड क्रॉप्स नहीं मिलती। मसाले मिलेंगे, नारियल मिलेंगे, या फिर क्या मिलेगा आपको, रेड सॉइल मिलेगी, मिनरल्स मिलेंगे, लेकिन गेहूं का उत्पादन जो फूड क्रॉप्स है वो वहां पर नहीं होता। लेकिन फिर भी होता है कहां पर, सिर्फ इस वाले एरिया में। जो कोरोमंडल प्लेन है तमिलनाडु का, सिर्फ पूरे दक्षिण भारत में यहीं पर आपको गेहूं का उत्पादन, फूड क्रॉप्स का जो भोजन है वो आपको यहीं पर मिलेगा। इसीलिए जो कोरोमंडल प्लेन है, कोरोमंडल प्लेन कॉल्ड ग्रीन हाउस ऑफ सदर्न इंडिया। इस वाले इसलिए इस मैदान को हमने क्या बोल दिया, दक्षिण भारत का अन्न भंडार, दक्षिण भारत का अन्न भंडार, ग्रीन हाउस ऑफ सदर्न इंडिया। देखो अगर आपसे पूछे भारत में सबसे ज्यादा गेहूं कहां पर होता है, यूपी में। सबसे ज्यादा प्रति हेक्टेयर उपज कहां पर है, पंजाब में। दक्षिण भारत के राज्यों में सबसे ज्यादा गेहूं कहां पर होता है, आपके कोरोमंडल प्लेन में। तो इसलिए एक तो इसलिए फेमस हुआ ये इसलिए फेमस हुआ मसालों के लिए। अब बात आती है भारत में जो मानसून है एंट्री करता है वो कहां से, केरला से करता है 5 जून को। जरूरी नहीं यही डेट हो, आगे भी हो सकता है पीछे भी हो सकता है। लेकिन जब हमारा जो ये है इंडिया में मानसून एंट्री करता है तो ये पूरे भारत में बारिश करेगा। फिर लौटता भी है मानसून, रिट्रेटिंग मानसून जो होता है, लौटता हुआ मानसून। तो क्वेश्चन ये पूछते हैं लौटते हुए मानसून के द्वारा भारत के किस स्टेट में बारिश होती है। तो जब मानसून लौटता है रिट्रेटिंग मानसून के द्वारा, जो ये आपका कोरोमंडल है, तमिलनाडु का जो राज्य है या कोरोमंडल प्लेन है, यहाँ पर होती है बारिश, यहाँ पर, और कहीं भी नहीं होती है। पूरे भारत में बारिश कब होती है, जब मानसून एंट्री करता है।
ठीक है। लेकिन लौटते हुए मानसून के द्वारा बारिश होती है तमिलनाडु मैदान, प्लेन का नाम मिल जाए या स्टेट का नाम मिल जाए, तो ये दो चीजों के लिए फेमस है। तो ऐसे ही लिख लेना, इसमें इतने ही है। कौन सा मैदान किस स्टेट में है ये आप याद करोगे। नदियां यहाँ की इंपॉर्टेंट है नहीं, क्योंकि सारी नदियों ने ही इसका निर्माण किया था। इतने ही क्वेश्चन है सिर्फ, बस स्टेट याद रखेंगे, मैदान किस स्टेट में है, इनका सीक्वेंस याद रखना है, नॉर्थ से साउथ की तरफ या साउथ से नॉर्थ की तरफ अरेंज करने के लिए आपको एग्जाम में मिल जाएगा। कोरोमंडल के दो क्वेश्चन याद रखने हैं, दक्षिण भारत का भंडार, लौटते हुए मानसून के द्वारा सर्दियों में वर्षा होती है यहाँ पर अक्टूबर नवंबर में, इसको याद कर लेना। मसालों के लिए इरेज कर देते हैं। एक बार बता, जैसे आप लिख लिया करें तो बता दिया करो मुझे, क्लियर या डन जो भी आप लिख बता दिया करो। तो देखो ये आपने क्या क्या पढ़ा, भारत के मैदान आपने पढ़ लिए, भारत के जितने भी माउंटेन्स है वो नॉर्थ के हो चाहे या वो साउथ के हो वो आपने पढ़ लिए, आइलैंड्स आपने पढ़ लिए इंडिया के, प्लेन्स आपने पढ़ लिए वो दक्षिण के भी और उत्तर के भी, पीक्स आपने पढ़ ली। अब हम जो आज की क्लास में टॉपिक नया स्टार्ट करेंगे वो होगा रिवर्स ऑफ इंडिया, भारत की नदियां। भारत की नदियां भी उतना ही इंपॉर्टेंट है जितना कि माउंटेन्स। माउंटेन से भी आपको खूब क्वेश्चन मिलते हैं फिजिकल डिवीजन से, और रिवर से भी आप कोई भी एग्जाम उठाकर देख लीजिए टीचिंग एग्जाम को, उसमें आपको मैम थोड़ा हाँ जी हाँ जी मैम कोरोमंडल का दूसरा पॉइंट फिर से बता दीजिए। ओके, उर्वशी कोरोमंडल का दूसरा ये था कि कोरोमंडल मैदान लौटते हुए मानसून के द्वारा वर्षा प्राप्त करता है। कोरोमंडल प्लेन रिसीव्ड रेनफॉल ड्यू टू रिट्रेटिंग मानसून। कोरोमंडल मैदान लौटते हुए मानसून के द्वारा वर्षा प्राप्त करता है। ओके, इसमें बस देखो दीपिका, उसमें ना जैसे मैंने लिखा था वैसे ही आप नोट कर लो, बस उसमें ही आ जाएगा। उसमें ज्यादा थ्योरी थी नहीं, बस आपको प्लेन की सीक्वेंस याद करनी है, स्टेट तो मैंने स्टेट लिख दिए, सीक्वेंस से ही लिखे हैं, और आपके वो वहां पर जो किस स्टेट में है वो उनके सामने लिख दिया। थ्योरी में मत लिखो इसको, ऐसे ही लिख लोगे, आप बड़े हैं स्टूडेंट्स, समझ लेते हैं। चले, तो कोई डाउट है इस वाले चैप्टर में तो आप बताइए, फिर हम स्टार्ट करते हैं रिवर्स ऑफ इंडिया, भारत की नदियां। काफी इंपॉर्टेंट चैप्टर है, कंसेप्चुअल भी है और डेटा भी है, समझना भी है आपको और समझ के ही याद करना है। तो स्टार्ट करते हैं रिवर्स ऑफ इंडिया। सबसे पहला क्वेश्चन है ये पूछते हैं कि भारत की जो नदी है वो कितने भागों में बटी हुई है। तो आप देखिए स्टूडेंट्स, रिवर्स ऑफ इंडिया डिवाइडेड इनटू टू पार्ट्स। फर्स्ट है आपकी उत्तर भारत की या हिमालय की नदियां, नॉर्दर्न और हिमालयन रिवर। ठीक है मैम, थार डेजर्ट और ग्रुप ऑफ आइलैंड्स। अच्छा देखो, थार डेजर्ट का क्लासिफिकेशन कोई नहीं है, थार डेजर्ट सिर्फ राजस्थान में ही है और वो राजस्थान के 4 जिलों में फैला है, वो अलग अलग भागों में उर्वशी नहीं बटा हुआ है। ठीक है, अब बात आती क्लासिफिकेशन और क्लासिफिकेशन ऑफ आइलैंड्स की, वो आपको पहले ही बता दिए थे, 2 भागों में बटे हुए हैं। यहाँ पर बे ऑफ बंगाल के आइलैंड्स, ठीक है, और यहाँ पर अरेबियन सी में, वो पहले से ही अलग अलग हैं। अरब सागर में जो आइलैंड्स हैं वो लक्षद्वीप समूह आपको ओरिजिन में लिखवा दिया था, और बंगाल की खाड़ी के जो द्वीप हैं वो अंडमान निकोबार द्वीप समूह, तो इनका ये अलग अलग भागों में पहले से ही बटे हुए हैं। ये आप देख लीजिए अलग है, ये आपके अलग है। ऐसे पूछेंगे आपसे क्वेश्चन, बंगाल की खाड़ी के द्वीप कौन से हैं, अंडमान निकोबार ग्रुप ऑफ आइलैंड्स। अरेबियन सी में कौन से हैं, लक्षद्वीप, वो आप लिख चुके हैं। और थार डेजर्ट का क्लासिफिकेशन नहीं किया गया है, वो एक ही है, वो छोटा सा ही है, पहले से ही 4 डिस्ट्रिक्ट में फैला हुआ है। क्लियर, किसी का कोई और डाउट हो तो आप पूछ सकते हैं। दूसरा है आपका
प्रायद्वीपीय नदियां, या दक्षिण भारत की नदियां? पेनिसुलर और सदर्न रिवर्स। तो 10 मिनट पहले इनकी कंसेप्ट हम पढ़ेंगे, क्यों वहां से भी क्वेश्चन एग्जाम में पूछते हैं। कैसे, देखिए, पहले समझ लेना, फिर मैं आपको जो पॉइंट्स होंगे वो नोट करवा दूंगी। देखिए पहले क्या है स्टूडेंट्स, एक बात बताइए, हिमालय की नदियां कहां से इनका ओरिजिन होगा? वेरी सिंपल। तो हिमालय और उत्तरी भारत की नदियां हमने उनको बोल दिया जो हिमालय के किसी भी भाग से निकले, वो तिब्बत पठार से निकले, वो ट्रांस हिमालय से निकले, ग्रेट हिमालय से निकले, जो भी हिमालय के भाग से निकलेगी किसी भी पार्ट से, वो हिमालय की या उत्तर भारत की नदियां हैं। अब बात करें इनकी प्रायद्वीपीय नदियां कहां से निकलती हैं? जो आपने माउंटेन्स और प्लेट्यूज साउथ में पढ़े थे वहीं से निकलेंगी। इनका ओरिजिन पॉइंट होता है सतपुड़ा, छोटा नागपुर, अमरकंटक, नीलगिरी, वेस्टर्न कोस्टल घाट्स, ठीक है, विंध्याचल, अरावली। तो ये वाली नदियां निकलेंगी आपके साउथ वाले माउंटेन से और प्लेट्यूज से। क्लियर? दूसरा इनमें अंतर क्या है? देखो जितनी भी नदियां हिमालय से निकलेंगी, हिमालय पर आप जानते ही है ना ग्लेशियर है, बर्फ है, तो हिमालय की नदियां क्या हो जाएंगी? एवरग्रीन, क्योंकि जो ग्लेशियर है, बर्फ है, हिमनद है, वो पूरे साल भर पिघलती रहती है टेम्परेचर की वजह से, और नदियों में वो जल आता रहता है। तो उत्तर भारत की जितनी भी नदियां हैं वो एवरग्रीन होंगी। ऑल हिमालयन रिवर्स आर एवरग्रीन, वो सदाबहार हैं। लेकिन जो ये वाली नदियां हैं, आप दक्षिण में जाओगे तो ये वाली जो नदियां है ना स्टूडेंट, जो साउथ में, वो बरसात के पानी पर निर्भर करती हैं। पेनिसुलर रिवर्स डिपेंड्स ऑन रेनफॉल वाटर। अब आपको पता ही है जल कितने वर्षा कितने दिन होती है हमारे भारत में? केवल 4 महीने। और जो 4 मंथ्स है उनमें भी हर रोज नहीं होती, केवल वर्षा के दिन है 40 to 45 डेज, पूरे 4 महीने लगातार वर्षा होती भी नहीं है। ठीक है ना? तो जब ये वाली जो रिवर्स है, ये उसमें रेनफॉल जब होगा, रेनी सीजन जब होगा तो उनमें पानी होता है बहुत अच्छा, लेकिन जब वर्षा नहीं होती है तो ये सूख जाती हैं। तो जो नदी सूख जाती है मौसम के अकॉर्डिंग सीजन उनमें पानी हो तो उनको हम बोलते हैं मौसमी नदियां, सीजनल रिवर। तो जो भी प्रायद्वीपीय भारत की नदियां हैं, दक्षिण भारत की नदियां हैं, वो सभी कैसी हो जाएंगी? सीजनल रिवर्स होंगी वो। इनमें नेक्स्ट डिफरेंस क्या है? देखो, जो भी नदी आएगी आपकी हिमालय से, गंगा ऐसे आएगी, ब्रह्मपुत्र ऐसे आएगी, इंडस ऐसे आएगी, तो जो भी हिमालयन रिवर्स होंगी वो कैसी हो जाएंगी? लॉन्ग रिवर्स। ठीक है ना? ये लंबी नदियां हैं, लेकिन जो नदी यहां से निकलेगी तो वो कैसी हो जाएंगी आपकी? और समुद्रों में गिर जाएंगी, छोटी नदियां। तो आप ही देख रहे हैं हिमालय की सभी नदियां कैसी होंगी? लॉन्ग रिवर्स होंगी। हिमालय की सभी नदियां लंबी नदियां हैं, लेकिन दक्षिण भारत की कैसी नदियां? छोटी छोटी नदियां हैं। एक अंतर ये समझ में आया आपको? दूसरा इनमें डिफरेंस क्या है? देखो, जितनी भी हिमालय की नदी जब समुद्र में होगी डिस्चार्ज, तो ये समुद्र में गिरने से पहले डेल्टा बनाती हैं। ऑल हिमालयन रिवर्स मेक्स डेल्टा, ठीक है, इन द ओशन। समुद्र में सभी की सभी नदियां डेल्टा बनाएंगी, जो भी हिमालयन रिवर्स हैं। लेकिन जो पेनिसुलर रिवर्स है, सदर्न और इंडिया की रिवर्स है, वो क्या करेंगी? उनमें से कुछ नदी डेल्टा नहीं बनाती बल्कि एस्चुरी बनाती हैं या ज्वार नदमुख बनाती हैं। मैं आपको बताऊंगी एस्चुरी और डेल्टा में क्या डिफरेंस है। मैं आपको बताऊंगी कौन सी नदियां डेल्टा नहीं बनाती, कौन सी डेल्टा बनाती हैं, और क्यों वो डेल्टा नहीं बनाती। ठीक है? वो हम नदी पढ़ेंगे तब बताएंगे। तो आप याद रखना, जितनी भी हिमालयन रिवर्स है वो डेल्टा बनाती हैं, लेकिन ये वाली नदी डेल्टा नहीं बनाती। इनमें एक और डिफरेंस है, वो क्या? देखो, जितनी भी हिमालय की नदियां हैं उनमें बहुत सारी नदियां हिमालय की, लेकिन ओशन तक केवल पहुंचती हैं आपकी 3 रिवर्स।
जो हिमालय की छोटी छोटी रिवर्स हैं वो क्या करती हैं, बड़ी नदियों को ज्वाइन करती हैं, उसके बाद वो समुद्र में गिरती हैं। स्मॉल रिवर्स फॉल्स इनटू द ओशियन आफ्टर ज्वाइनिंग विथ लॉन्ग रिवर्स। हिमालय की छोटी छोटी नदी बड़ी नदियों में मिलती हैं, फिर वो समुद्र में गिरती हैं। लेकिन जो दक्षिण भारत की नदियां हैं, जितनी भी नदियां ओरिजिनेट होंगी उतनी ही नदियां डिस्चार्ज होंगी ओशन में। दक्षिण भारत की सभी नदियां समुद्रों में अपने आप गिरती हैं, वो किसी में मिलकर नहीं गिरती। तो इतने डिफरेंस है आपके हिमालयन और पेनिसुलर रिवर्स में। एक बार इनके डिफरेंस लिख लीजिए, फिर मैं आपको रिवर्स पढ़ाऊंगी। पहले देखो, अच्छा एक और चीज मैं आपको यहीं पर बता देती हूँ, आप रिवर्स कैसे पढ़ेंगे। रिवर्स कैसे पढ़ेंगे, पहले हिमालयन रिवर्स पढ़ेंगे, फिर पेनिसुलर रिवर्स पढ़ेंगे। जो हिमालयन रिवर्स पढ़ेंगे वो भारत के बड़े नदी तंत्र हैं, रिवर सिस्टम है वो। तो अच्छे से पढ़ोगे थ्री रिवर्स को, गंगा, इंडस और ब्रह्मपुत्र। वो भारत के क्या है, रिवर सिस्टम है, बड़े नदी तंत्र हैं। अब जो दक्षिण भारत की नदियां वो थोड़ी छोटी नदियां हैं, वो एकदम बहुत बड़े रिवर सिस्टम नहीं है। तो यहाँ के आप छोटी छोटी नदियों के चार पांच क्वेश्चन पढ़ोगे, इनको ज्यादा पढ़ोगे। फिर कुछ ऐसी रिवर्स होती हैं जो केवल ओरिजिनेट तो होती हैं लेकिन डिस्चार्ज कहीं नहीं होती, बल्कि वो मिल जाती हैं बड़ी नदियों में। तो कुछ नदियों के सिर्फ और सिर्फ ओरिजिन पॉइंट, उद्गम स्थान पूछे जाते हैं। तो तीन तरह के लेवल पर हम पढ़ेंगे रिवर्स को। हिमालयन रिवर्स डीपली पढ़नी है, पेनिसुलर रिवर थोड़ी कम डीपली पढ़नी है, कुछ रिवर्स हमें सिर्फ और सिर्फ ओरिजिन पढ़ना है उनका। ठीक है, तो चलिए पहले ये अंतर लिख लीजिए आप। हिमालयन रिवर्स के सारे पॉइंट लिख लेंगे आप। हिमालयन रिवर्स का पहला पॉइंट इसका लिखेंगे, इनका दूसरा पॉइंट है सदाबहार। ये कैसी नदी है, सदाबहार है, इनमें पूरे साल भर पानी रहता है। तीसरा इनका पॉइंट है, ये सभी की सभी लंबी नदी है, लॉन्ग रिवर। फोर्थ पॉइंट है इनका, ये सभी नदी समुद्र में गिरती हैं। ऐसे नहीं, सभी नहीं गिरती, सभी नदी डेल्टा बनाती हैं। ऑल रिवर्स मेक्स डेल्टा। इनका फिफ्थ पॉइंट है, हिमालय की छोटी नदी बड़ी नदियों में मिलने के बाद समुद्र में गिरती हैं। स्मॉल रिवर्स ऑफ हिमालय, ओशन आफ्टर joining with long rivers। डेल्टा मतलब, हाँ जी पूजा, मैं डेल्टा भी बताऊंगी और एस्चुरी भी बताऊंगी। पहले आप लिख लीजिए, डेल्टा किसे कहते हैं, एस्चुरी किसे कहते हैं।
आपका डाउट मैं क्लियर करूंगी। देखो डेल्टा किसे कहते हैं, ये आपकी नदियां जब आएंगी, समुद्र है, आप एक बात याद रखें, जब भी नदी पर्वतों से आएंगी, ठीक है पूजा, पर्वतों पर क्या करती है वो, इरोजन करती है माउंटेन्स का, जब भी स्पीड से गिरेंगी अपने साथ कंकर पत्थर रेत सबको बहाकर ले जाएंगी। तो जो नदी अपने साथ कंकर पत्थर एलुवियम जो भी लेकर चलती है उसको बोलते हैं जलोढ़, मलबा या अवसाद। एलुवियम या सेडिमेंट्स बोलते हैं। जो भी नदी रेत कंकर पत्थर अगर रास्ते में मानव आ जाए तो उसको भी लेकर चले, वो एलुवियम है। जब भी वो समुद्र में गिरेंगी तो उससे पहले वो समुद्र में जमा कर देंगी, डिपॉजिट कर देंगी थोड़ा तट से लगा हुआ। तो जो भी अपने साथ नदी लेकर आई उसको तटों पर जमा कर दिया, तो इसको हम बोलते हैं डेल्टा, समुद्र में गिरने से पहले। ये सभी का हो गया। First point, evergreen, originate from Himalaya, long rivers, all rivers makes delta, and small rivers falls into the ocean after joining with long rivers. ये हिमालय की सभी नदियां कैसी हैं, इनकी उत्पत्ति हिमालय से होगी, ये सदाबहार होंगी, ये लंबी होंगी, ये सभी नदी डेल्टा बनाती है, और हिमालय की जो छोटी छोटी नदियां हैं वो बड़ी नदी में मिलकर ही समुद्र तक पहुंचती हैं। अब आप लिखेंगे पेनिसुलर रिवर्स के पॉइंट या दक्षिण भारत का, तो पहला पॉइंट उनका पेनिनसुलर रिवर या दक्षिण भारत या प्रायद्वीपीय नदियों का पहला पॉइंट, तो वो है आपका अमरकंटक, अरावली, सतपुड़ा आदि। उत्पत्ति, ठीक है ना, आदि जो भी बाकी माउंटेन्स हैं वो भी जो आपने पढ़े हैं, ऑरिजिनेट फ्रॉम अरावली, सतपुड़ा, एंड अमरकंटक। दूसरा इनका पॉइंट, ये कैसी हैं, मौसमी नदियां, जितनी भी दक्षिण भारत की हैं, सीजनल रिवर। थर्ड पॉइंट इनके छोटी नदियां हैं, स्मॉल रिवर्स। फिर है आपकी सभी नदी समुद्र में गिरती हैं, ऑल रिवर्स falls into the ocean. फिफ्थ पॉइंट, कुछ नदियां डेल्टा के स्थान पर एस्चुरी बनाती हैं। एस्चुरी को हिंदी में ज्वार नदमुख कहते हैं। फिफ्थ पॉइंट है इसका some rivers makes estuary in place of
डेल्टा। तो ये नॉर्थ और साउथ की रिवर में ना डिफरेंस है। लिख लीजिए सभी। अब मैं आपको बताऊंगी एस्चुरी किसे कहते हैं, ज्वार नदमुख किसे कहते हैं। 2 पॉइंट समझा दीजिए। मौसमी नदियां, पूजा देखो, जो हिमालय की नदियां है ना, वो बर्फ से निकलती है, हिमनदों से निकलती है, ग्लेशियर से, हिमालय पर्वत से। इन डार्क इंक, ओके, ठीक है। तो हिमालय की नदियां निकलती है ग्लेशियर से, तो वो पूरे साल भर निकलती रहती है और पिघलता रहता है बर्फ, तो पूरे साल भर उनमें पानी होता है। लेकिन जो दक्षिण भारत की नदियां हैं, उनमें सबसे ज्यादा पानी होता है बरसात के पानी पर। और इवन पूछा गया है कि किस महीने में सबसे ज्यादा दक्षिण भारत की नदियों में पानी होता है। तो सबसे ज्यादा पानी होता है आपका अगस्त में, ठीक है ना। बाकी दिनों में जो दक्षिण भारत की नदियां है ना, सदर्न रिवर्स, वो सूख भी जाती हैं, क्योंकि जब बरसात आएगी तो उनमें पानी होगा, बाकी दिनों में वो सूख जाती हैं। तो ऐसी नदी जो मौसम मौसम है ना, गर्मी के मौसम में ज्यादा पानी, सर्दी के मौसम में वो सूख गई या कम पानी, तो ऐसी नदी जो मौसम के अनुसार उनमें पानी की मात्रा घटती बढ़ती रहे, उसको बोलते हैं सीजनल रिवर, मौसमी नदियां। तो दक्षिण भारत की सभी नदियां सीजनल हैं, जिसमें सीजन चेंज हुआ, गर्मी आई तो पानी बढ़ा, जब बरसात का सीजन हुआ, सर्दी का आया तो बरसात नहीं हुई तो उनमें पानी सूख गया। इन डार्क इंक, तो ओके, क्लियर यहां तक। चलो अब मैं आपको पढ़ाऊंगी नॉर्थ की रिवर, उत्तर भारत की नदियां। सबसे पहले हम पढ़ेंगे नॉर्थ वाली, और आप डाल लेना ताकि आपको पता हो कौन सी नॉर्थ की है, कौन सी साउथ की है। तो पहले उत्तर भारत की नदियां हम पढ़ेंगे। और सबसे पहले हम पढ़ेंगे गंगा से बनने वाले क्वेश्चंस। अच्छा, एक पॉइंट मैं आपको और बता देती हूँ, जो नदियां है ना जो मैं आपको पढ़ा रही हूँ, वो कैसे पढ़ा रही हूँ, ऑन द बेसिस ऑफ ओरिजिन, उत्पत्ति के आधार पर, ठीक है। अब ये ही नदी जो उत्पत्ति जिनकी होगी, वो ही कहाँ पर डिस्चार्ज होंगी, या तो बंगाल की खाड़ी में या फिर अरेबियन सी में। तो ऐसे भी एस्चुरी क्या होता है, हाँ जी दीपिका, जब मैं आपको नर्मदा और ताप्ती नदी पढ़ाऊंगी तब मैं आपको एस्चुरी बताऊंगी कि कैसे बनती है, वहां पर एक पूरा समझाना पड़ेगा। तो न जैसे अभी ये पढ़ ले, फिर नर्मदा ताप्ती डेल्टा नहीं बनाती, क्या बनाती है, एस्चुरी बनाती है। तो वहीं पर वो मैं माउंटेन्स बनाकर वो सब कुछ दिखाऊंगी आपको। तो आप देखो जितनी भी नदियां हैं, या वो इधर गिरेंगी या फिर वो इधर गिरेंगी। तो ऐसे भी पूछ लेते हैं आपसे, अरब सागर में गिरने वाली और बंगाल की खाड़ी में गिरने वाली। ये भारत की डायरेक्शन कौन सी है आपकी, ईस्ट, और ये है आपकी वेस्ट, ठीक है ना। तो ऐसे भी पूछ लेते हैं ईस्ट फ्लोइंग रिवर्स और वेस्ट फ्लोइंग रिवर। तो वेरी सिंपल, जो नदी आपकी इधर से निकलकर इस तरफ आएगी बे ऑफ बंगाल की तरफ, तो वो ईस्ट फ्लोइंग होगी, पूर्व की तरफ बहने वाली। जो आपकी इधर अरब सागर की तरफ आएंगी ऐसे, तो होंगी वो वेस्ट फ्लोइंग, पश्चिम की तरफ बहने वाली। तो चलिए वो मैं आपको लिखवा दूंगी कौन सी ईस्ट फ्लोइंग है, कौन सी वेस्ट फ्लोइंग है, और वो आप पढ़ेंगे कौन सा कहां पर गिरती है। तो गंगा की बात करेंगे, गंगा कहां से निकलती है, तो गंगा नदी ऑरिजिनेट फ्रॉम ग्रेट हिमालय। सबसे पहला पॉइंट, अच्छा इधर दिखता नहीं, यहां पर मैं लिखती हूँ आपको कहां से निकलती है, हिमालय से निकलती है। लेकिन कौन से हिमालय से, ग्रेट, महान हिमालय से निकलेगी।
ठीक है। महान हिमालय में निकलती है, लेकिन किस स्टेट से निकलती है? स्टेट है आपका उत्तराखंड। उत्तराखंड क्या है आपका? राज्य है। ठीक है, उत्तराखंड है आपका स्टेट। किस जिले से निकलती है? डिस्ट्रिक्ट भी पूछ लेते हैं, तो किस जिले से निकलेगी आपकी? ये निकलती है उत्तरकाशी। उत्तरकाशी डिस्ट्रिक्ट है। ठीक है, उत्तरकाशी। किस स्थान से निकलती है? लोकल प्लेस का नाम है आपका गौमुख। गौमुख स्थान है। गौमुख प्लेस। एंड फ्रॉम गंगोत्री ग्लेशियर, किस हिमनद से निकलती है? तो हिमनद का नाम, जो ग्लेशियर का नाम है, वो है आपका गंगोत्री। गंगोत्री ग्लेशियर। गंगोत्री बच्चों क्या है? हिमनद है। यहां तक क्लियर हुआ? अब देखो, अगर आपसे पूछे ना वो किस स्थान से निकलती है, तो प्लेस का ही नाम बताओगे गौमुख। किस हिमनद से निकलती है? किस ग्लेशियर से? तो ग्लेशियर का ही नाम बताओगे गंगोत्री। तो ऐसे ना पूछ लेते हैं, वो पूछते हैं किस स्थान से निकलती है, बच्चे फिर भी गंगोत्री बताते हैं। गंगोत्री सिर्फ ग्लेशियर है, ठीक है ना। गौमुख प्लेस है, उत्तरकाशी डिस्ट्रिक्ट है, उत्तराखंड राज्य है, और महान हिमालय के भाग से। ये भी तो पूछ सकते हैं हिमालय के किस पार्ट से, क्योंकि हिमालय के पार्ट्स आपने पढ़े 4 थे, ट्रांस, ग्रेट, लेसर और शिवालिक। ठीक है, तो अब जैसे ये यहां पर निकलेगी, इसका नाम यहां पर होता है स्टूडेंट भागीरथी। भागी गंगा कॉल्ड भागीरथी इन द ओरिजिन पॉइंट। इसका नाम यहां पर क्या है? भागीरथी। इसका पहला नाम, जहां से निकली वहां पर इसका नाम भागीरथी। अब जो ये भागीरथी है, ये घूमती हुई कहां पर आ जाएगी चलते हुए? देवप्रयाग में। कौन से स्थान पर? देवप्रयाग। जो देवप्रयाग है वो भी एक दूसरा मैम ये पॉइंट। हाँ जी रेनू, आप टेंशन ना लो, एक बार आप समझ लीजिए, फिर मैं सारी कहानी लिखवाऊंगी, हर क्वेश्चन कहां पर क्या नाम पड़ा, कहां पर क्या हुआ, क्योंकि अगर मैं लिखूंगी फिर आपको लिखवाऊंगी तो डिस्टरबेंस हो जाता है। तो एक बार पूरा सुन लीजिए। तो आप देखो, देवप्रयाग भी क्या है? देवप्रयाग भी एक डिस्ट्रिक्ट है उत्तराखंड राज्य में ही। तो देवप्रयाग में जैसे आती है भागीरथी, तो ये मिलती है अलकनंदा से। अलकनंदा। अलकनंदा और किससे मिलती है? भागीरथी। अलकनंदा और भागीरथी जब मिली आपस में, तो इसका नाम पड़ जाता है आपका गंगा। अगर आपसे पूछे गंगा नदी में किन दो नदियों का जल है, तो किन दो का है? अलकनंदा और भागीरथी का। ठीक है, गंगा का नाम कहां पर गंगा पड़ा? देवप्रयाग में पड़ा। किससे मिलकर पड़ा? भागीरथी से। और अलकनंदा जब आपस में मिली तब पड़ा। अब ये आ जाएंगी आपकी यूपी से बहती हुई, बिहार से बहती हुई। यहाँ पर है आपका राज्य पश्चिमी बंगाल, वेस्ट बंगाल। जैसे ये वेस्ट बंगाल में एंट्री करेगी, इसका नाम होता है हुगली। कहां पर इसका नाम है? वेस्ट बंगाल में। ठीक है, अब कुछ भाग तो इसका हुगली के नाम से गिर जाएगा पश्चिमी बंगाल से, बंगाल की खाड़ी में। लेकिन इसका कुछ जल कहां पर चला जाएगा? यहाँ पर दूसरा देश है बांग्लादेश। यहाँ पर है बांग्लादेश। ठीक है ना। तो कुछ पड़ जाए बांग्लादेश, और बांग्लादेश में जाने के बाद ये गिर जाती है आपकी बंगाल की खाड़ी में। ठीक है, तो अब होगा क्या?
जैसे बंगाली क्वेश्चन पूछते हैं कि बांग्लादेश में इसका नाम क्या है, तो जैसे ही देखो एक नाम इसका भागीरथी जहां इसका ओरिजिन हुआ, एक नाम इसका गंगा देवप्रयाग से पूरे भारत तक, हुगली कहलाई ये पश्चिमी बंगाल में, बांग्लादेश में कहलाई ये पद्मा। क्या नाम पड़ता है इसका? पद्मा। ठीक है, इसका नाम एक और होता है पद्मा। कब नाम पड़ता है इसका बांग्लादेश में? देखो अभी ना आप एक और नदी पढ़ोगे, ब्रह्मपुत्र। ब्रह्मपुत्र नदी बांग्लादेश में दो भागों में डिवाइड है, दो भाग उसके अलग अलग चले गए। ब्रह्मपुत्र नदी जमुना और मेघना में बटी हुई है वहां पर। कौन कौन सी में? जमुना और मेघना। तो जब गंगा नदी इधर से आ रही है आपकी और उसमें आकर मिल गई जमुना नदी, तो जमुना नदी और गंगा नदी जब आपस में मिली उसका नाम होता है पद्मा। फिर पद्मा में आकर मिल जाएगी मेघना। एक बार मैं यहाँ पर थोड़ा ड्रॉ अच्छे से कर दूं। देखो अब ये आ रही है आपकी गंगा नदी, ठीक है, यहाँ पर गंगा आई। अब ये जो ब्रह्मपुत्र नदी है वो दो भाग में बटी हुई है ऐसे, ये है आपकी जमुना और ये यमुना नदी अलग है, कंफ्यूज मत होना, यमुना तो गंगा की ट्रिब्यूटरी है, जमुना नाम है ब्रह्मपुत्र की ब्रांच का। अब यहां से आई है आपकी गंगा नदी और गंगा नदी में कौन मिला? जमुना का जल मिला। तो जब गंगा और जमुना आपस में मिल गई तब इसका नाम पड़ा पद्मा। अब इसका एक और नाम पद्मा हुआ। अब हुआ क्या? पद्मा में आकर मिला मेघना का जल, फिर इसका नाम पड़ता है मेघना। और मेघना के नाम से डिस्चार्ज हो जाती है बंगाल की खाड़ी में और विश्व के सबसे बड़े डेल्टा सुंदरबन का ये निर्माण करती है। पहले इतने पॉइंट लिख लीजिए, जो समझाया है उसके बाद दूसरे पॉइंट में लिखवाऊंगी। तो लिखेंगे पहला पॉइंट, गंगा नदी गंगा नदी उत्तराखंड राज्य के, सारे पॉइंट्स लिखते जाइए, उत्तराखंड राज्य के उत्तरकाशी जिले के गौमुख स्थान के गंगोत्री हिमनद से निकलती है। गंगा ओरिजिनेट फ्रॉम, गंगा गंगा ओरिजिनेट फ्रॉम ग्रेट हिमालय, ग्रेट हिमालय, उत्तराखंड स्टेट, उत्तरकाशी डिस्ट्रिक्ट, गौमुख प्लेस एंड फ्रॉम गंगोत्री ग्लेशियर एंड कॉल्ड भागीरथी। गंगा उत्तराखंड राज्य के, गंगा महान हिमालय के उत्तराखंड राज्य के उत्तरकाशी जिले के गौमुख स्थान के गंगोत्री हिमनद से निकलती है और भागीरथी कहलाती है। गंगा ओरिजिनेट फ्रॉम ग्रेट हिमालय, उत्तरकाशी डिस्ट्रिक्ट, सॉरी उत्तरकाशी स्टेट, उत्तरकाशी उत्तराखंड स्टेट, उत्तरकाशी डिस्ट्रिक्ट, गौमुख प्लेस एंड फ्रॉम गंगोत्री ग्लेशियर एंड कॉल्ड गंगा। फिर दूसरा पॉइंट लिख लीजिए, देवप्रयाग में अलकनंदा से मिलकर गंगा कहलाती है। इन देवप्रयाग after joining with अलकनंदा भागीरथी कॉल्ड गंगा।
एग्जाम में पूछेंगे आपसे, गंगा का नाम गंगा कहाँ पर पड़ा? देवप्रयाग में पड़ा। किससे मिलकर पड़ा? अलकनंदा और भागीरथी का जल आपस में मिला तब। फिर नेक्स्ट पॉइंट में लिखेंगे, पश्चिमी बंगाल में गंगा को हुगली कहा जाता है। गंगा कॉल्ड हुगली इन वेस्ट बंगाल। ठीक है, सारे पॉइंट्स और क्वेश्चंस क्लियर हो रहे हैं ना आपके? नेक्स्ट, इसके बाद क्या हुआ? इसके बाद का पॉइंट है, लिखते जाइए, बांग्लादेश में, अब दूसरी कंट्री आ गई आपकी बांग्लादेश। ये पश्चिमी बंगाल भारत का स्टेट और ये है आपका बांग्लादेश। बांग्लादेश में गंगा ब्रह्मपुत्र की एक शाखा जमुना से मिलने के बाद पद्मा कहलाती है। ठीक है, और जब पद्मा में मेघना का जल आकर मिलता है तब क्या कहलाएगी? मेघना। मेघना का जल आकर मिला और मेघना ही फिर कहलाई। लिख लीजिए, इन बांग्लादेश गंगा कॉल्ड पद्मा, इन बांग्लादेश, ये हिंदी में इरेज कर देती हूँ, गंगा called Padma after joining with Jamuna। यमुना नहीं जमुना, ठीक है ना? फिर क्या हुआ? आफ्टर दैट मेघना join with Padma and called Meghna। यहां तक सारे पॉइंट क्लियर हुआ? देखो, जमुना और मेघना ब्रह्मपुत्र की दो शाखाएं हैं। गंगा इधर से आ रही है, जमुना मिल गई, पद्मा कहलाई।
फिर मेघना आकर मिल गई, मेघना कहलाई। और मेघना के नाम से ही ये क्या करती है, विश्व के सबसे बड़े डेल्टा सुंदरबन का निर्माण करती है ना। तो लिख लीजिए, और मेघना के नाम से ही ये बंगाल की खाड़ी में गिरती है एंड फॉल्स इनटू द बे ऑफ बंगाल। अब ये बे ऑफ बंगाल में गिरी तो ये कैसी हो गई, वो उस तरफ ईस्ट डायरेक्शन है तो ये ईस्ट फ्लोइंग रिवर हो गई। डायरेक्शन देख लो, ऐसे है। तो गंगा आपकी कैसी नदी है, पूर्व की तरफ बहने वाली। अब देखो, अब ये लिखो, गंगा और ब्रह्मपुत्र मिलकर क्या करती हैं, विश्व के सबसे बड़े डेल्टा सुंदरबन का निर्माण करती हैं। लिख लीजिए, और बंगाल की खाड़ी में विश्व के सबसे बड़े डेल्टा सुंदरबन का निर्माण करती हैं एंड मेक्स लार्जेस्ट डेल्टा ऑफ द वर्ल्ड सुंदरबन। लार्जेस्ट डेल्टा का नाम क्या है, सुंदर। सुंदरबन डेल्टा बनाती है बंगाल की खाड़ी में। इंपॉर्टेंट क्वेश्चन ये है, इस सुंदरबन डेल्टा का नाम, जो सुंदरी वन है इनको बोलते हैं मैग्रोव। एग्जाम में पूछते हैं सुंदरी वनों को क्या बोला जाता है, इन्हीं वनों को मैग्रोव, इन्हीं वनों को आप बोलते हैं गराल वन, इन्हीं वनों को बोलते हैं आप वेलांचली वन, ठीक है। इन्हीं वनों को बोलते हैं आप अमराई वन, इन्हीं वनों को बोलते हैं डेल्टाई वन। डेल्टा पर उगे हैं तो डेल्टाई। फॉरेस्ट। तो आपसे भी पूछ सकते हैं, सुंदरबन डेल्टा पर कौन से वन उगे हुए हैं, सुंदरी बता, ऑप्शन में होगा तो इजीली बता ही दोगे आप। सुंदरबन डेल्टा देखो, मेघना बनाती है लास्ट में, मेघना गिरती है ना, वैसे गंगा और ब्रह्मपुत्र का नाम आता है, गंगा और ब्रह्मपुत्र दोनों मिलकर, लेकिन वहां पर क्या हो रहा है, गंगा यहाँ गंगा के नाम से आ रही है, फिर पद्मा कहलाई, फिर पद्मा में जमुना का जल मिला, फिर ये आपका मेघना का जल मिला, लास्ट में वो मेघना के नाम से गिरती है। तो लास्ट में अगर आ जाए तो देखो, अगर लास्ट में ऑप्शन दोनों हो, देखो ऐसे होता है क्वेश्चन, कभी आएगा सुंदरबन डेल्टा किसने बनाया, गंगा हो तो गंगा ऑप्शन में, ब्रह्मपुत्र हो तो ब्रह्मपुत्र, ठीक है। गंगा ब्रह्मपुत्र दो दो नदियों का ऑप्शन हो तो गंगा ब्रह्मपुत्र दोनों ही बना रही है। फिर अगर मेघना ऑप्शन में हो तो मेघना, लास्ट में वो मेघना के नाम से गिरती है ना, इसलिए। तो लिख लीजिए, सुंदरी फॉरेस्ट founds on Sundarban Delta and Sundari forest called mangrove, garal, velanchli, deltai and amrai. सुंदरी वन को मैग्रोव, अमराई, डेल्टाई, वेलांचली ये सभी नाम जानते हैं। जैसे अगर क्वेश्चन पाया जाए, क्वेश्चन हो कि सुंदरबन डेल्टा पर कौन से वन उगे हुए हैं, अमराई ऑप्शन में हो सकता है, वेलांचली ऑप्शन में भी हो सकता है, उसका मतलब वो सुंदरी ही वन है। यहां तक हो गया, इरेज कर दो इसको, बता दिया करो। अच्छा, एक और इंपॉर्टेंट क्वेश्चन है इसका, जो सुंदरी फॉरेस्ट है ना स्टूडेंट्स, इनको बोल, क्योंकि एक तो देखो इसके दो इंपॉर्टेंट है क्वेश्चन, एक तो ये पूरे विश्व का सबसे बड़ा डेल्टा है, दूसरा इस पर उगे हुए हैं सुंदरी फॉरेस्ट। सुंदरी फॉरेस्ट को कहा जाता है पर्यावरण के रक्षक, गार्ड ऑफ द इन्वायरमेंट, क्योंकि ये तटों पर उगे हुए हैं यहाँ पर। अब जो तटों पर जैसे तटों पर जैसे ये उगे हुए हैं ना स्टूडेंट्स, तो आपको पता ही है, भाई साइज कैसे बड़ा हो गया इसका। तो तटों पर क्या मिलेंगे आपको, ये डेल्टा उगे हुए हैं।
अब आपको पता है तटों पर क्या होता है, समुद्र की धाराएं कटाव करती रहती हैं, पर लेकिन यहाँ पर तो ये पेड़ है, यहाँ पर पेड़ उगे हुए हैं तटों पर, हर डेल्टा पर। यहाँ सबसे बड़ा है सुंदरवन, बाकी गोदावरी भी डेल्टा बनाती है, कावेरी भी बनाती है, कृष्णा भी बनाती है। तो यहाँ तटों पर उगे हुए हैं वन, ठीक है। और जो समुद्र की धाराएं आती है वो तटों से टकराकर वापस चली जाती हैं, हमारे कोस्ट तट बचे रहते हैं इन वनों की वजह से। समुद्र की धाराएं उनका कटाव नहीं कर पाती, इसलिए बोलते हैं पर्यावरण के रक्षक। दूसरा, ये यहाँ पर बड़े अच्छे फॉरेस्ट हैं, तो इसलिए इसको ना विश्व धरोहर धरोहर वर्ल्ड हेरिटेज में इसको सम्मिलित कर लिया गया है। तो आपसे क्वेश्चन पूछते हैं कि किस नदी के डेल्टा को विश्व धरोहर में सम्मिलित कर लिया गया है, तो लिख लीजिए सुंदरबन डेल्टा लिस्टेड एज वर्ल्ड हेरिटेज, इसको विश्व धरोहर में सम्मिलित कर लिया गया है। भाई ये क्या हुआ, ये हमारी स्क्रीन नीचे की तरफ चली गई है, सर कहाँ है? तो समुद्र की धाराएं जो आती हैं वो उसको काट देती हैं, तटों को। लेकिन तटों पर हमारे पेड़ उग गए, कौन से पेड़, सुंदरी वन। तो वो जो समुद्र की धाराएं आती हैं वो टकराकर वापस चली जाती हैं, तो इसलिए तटों की रक्षा करते हैं, कोस्ट बचते हैं हमारे पेड़ों की वजह से। तो इसलिए हम इसको बोलते हैं पर्यावरण के रक्षक, गार्ड ऑफ द एनवायरमेंट। दूसरा, ये सबसे ज्यादा CO2 को भी एब्जॉर्व करते हैं क्योंकि ये एवरग्रीन फॉरेस्ट है। सुंदरवन सदाबहार वन है, एवरग्रीन फॉरेस्ट है। तो सदाबहार जो वन होंगे, तो एक बात बताइए आप, वो CO2 को एब्जॉर्व करेंगे ना, टेम्परेचर हमारा फिर कम हो जाएगा। हमारे वायुमंडल का तापमान क्यों बढ़ा हुआ है, CO2 की वजह से। जहां CO2 होगी वहां टेम्परेचर ज्यादा बढ़ता है। अब पेड़ क्या करते हैं, CO2 को एब्जॉर्व करते हैं। अब ये वन उग गए वहां पर, तो बहुत सारे छोटे छोटे से कारण हैं जिसकी वजह से सुंदरी फॉरेस्ट को हमने विश्व विरासत स्थल वर्ल्ड हेरिटेज में मिला लिया है। वॉइस नॉट कमिंग। अब तो एक बार बताइए, वॉइस क्लियर है? सब काम तो चल रहा है, कोई बात नहीं, आप बाद में देख लेना या फिर।
ये तो नहीं, ये रोलर। इरेज कर देते हैं, छोड़ो अब क्या करें, काम चल रहा है ना। बात ये तो मैं कर लूंगी, पर बात ये ना, ये हुआ क्या था। ठीक है, थैंक यू। तो चलिए, ठीक है, यहाँ तक सुंदरबन क्लियर हुआ सभी का? पूजा क्लियर है? ओके। वर्ल्ड हेरिटेज सुंदरबन डेल्टा है या फिर सुंदरी फॉरेस्ट? पूरा का पूरा सुंदरी फॉरेस्ट भी और सुंदरबन डेल्टा भी। डेल्टा इसलिए क्योंकि वो सबसे बड़ा है, और फॉरेस्ट इसलिए क्योंकि वो हमारे कोस्ट को बचाते हैं, और दूसरा वो क्या करते हैं, CO2 एब्जॉर्व करते हैं, और जो ग्लोबल वार्मिंग लगातार होती जा रही है उससे बचाते हैं वो। ठीक है, तो अब बात करते हैं जो गंगा नदी की ट्रिब्यूटरीज हैं। आपने पढ़ा था ना, जो हिमालय की नदियां है, छोटी नदी, वो बड़ी नदियों में मिलने के बाद समुद्र में डिस्चार्ज होती हैं। तो चलिए देखिए, अब ये आ रही है गंगा रिवर आपकी। ये कौन सी नदी है? गंगा, ऐसे आई थी यहाँ पर। अब इसकी जो ट्रिब्यूटरीज है ना स्टूडेंट्स, वो 3 तरह से पूछते हैं। क्लियर है सब कुछ? वॉइस क्लियर है? हर चीज क्लियर है? ओके। तो ये गंगा है आपकी, उत्तर से आकर मिलती है, इसमें नॉर्थ से आकर मिलती है कोसी, घाघरा, गंडक और गोमती। नीचे से जाकर मिलती है सोन और दामोदर। इसके पैरेलल जो समांतर इसके जाकर मिलती है वो है आपकी यमुना। ठीक है, तो ऐसे ही पूछते हैं आपको एग्जाम में कि गंगा नदी में कौन सी नदी नॉर्थ से आकर मिलती है, कौन सी साउथ से मिलती है, और कौन सी उसके पैरेलल सेम डायरेक्शन में चलती है, उसी के समान दिशा में। तो आप ऐसे कर लेना, उत्तर से आकर मिलने वाली ऐसे लिखोगे, ट्रिब्यूटरीज ऑफ गंगा, उत्तर से, फ्रॉम नॉर्थ। उत्तर से आकर मिलने वाली। ठीक है, तो उत्तर से आकर मिलती है आपकी कोसी, घाघरा, गोमती और गंडक। कोसी, घाघरा, गोमती और, ठीक है, ये ऐसी नदी है जो गंगा में नॉर्थ से आकर मिलती है। फिर आपकी दक्षिण से, फ्रॉम साउथ, ये केवल 2 ही है, सोन और दामोदर। सोन और, नेक्स्ट है आपकी समांतर, पैरेलल, सेम डायरेक्शन में, वो है आपकी यमुना। और यमुना ही क्या है इसकी लॉन्गेस्ट। ओके, आवाज आ रही है। यमुना क्या है इसकी लॉन्गेस्ट ट्रिब्यूटरी, ये यमुना है। ठीक है ना, यमुना, ये कोसी, घाघरा, गंडक, गोमती, ये आपकी सोन, ये दामोदर और ये आपकी यमुना। इस तरह से लिख लिया होगा आपने। ये सभी नदी गंगा के साथ मिलेंगी, तब ये समुद्र में गिरेंगी। अच्छा देखो, इन यहीं से भी कुछ इंपॉर्टेंट क्वेश्चन है, क्योंकि मैं आपको बताया था गंगा, इंडस और ब्रह्मपुत्र, ये आपको अच्छे से पढ़नी है, ये रिवर सिस्टम है, यहाँ से ज्यादा क्वेश्चन मिलते हैं। बाकी जो दक्षिण भारत की नदियां, वहां से इतनी आपको डीप नहीं पढ़ना है। तो आप देखो, अब
जैसे जितने भी एक क्वेश्चन पूछते हैं, ये क्वेश्चन आया था, जितने भी गंगा के ट्रिब्यूटरी हैं स्टूडेंट्स, वो या तो माउंटेन से निकलती हैं या वो प्लेट्यूज से निकलती हैं। मैक्सिमम ट्रिब्यूटरीज ऑफ गंगा ऑरिजिनेट फ्रॉम माउंटेन एंड प्लेट्यूज, या तो वो पर्वत से निकलेंगे या वो पठार से निकलेंगी। लेकिन क्वेश्चन आया था रामगंगा, हाँ जी वो नॉर्थ से आएगी, कीर्ति नॉर्थ की है वो। तो क्वेश्चन पूछेंगे आपसे कि गंगा की एक ऐसी ट्रिब्यूटरी बताओ जो मैदानी क्षेत्र से निकलती है, ऐसा क्वेश्चन आया था। ट्रिब्यूटरी ऑफ गंगा दैट ओरिजिनेट इन प्लेन। तो जो आपकी गोमती है ना, गोमती नदी निकलती है बच्चों यूपी से, और यूपी का मतलब आप समझते हो मैदान है, वो प्लेन है। जातर नदी कहां से निकली, ऐसे एरिया से, माउंटेन से या प्लेट्यूज से। लेकिन गोमती कहां से निकलती है, मैदान से, यूपी से। और यूपी में कौन सा डिस्ट्रिक्ट, पीलीभीत। पीलीभीत में वहां पर फुल्लर झील है। क्लियर। तो ऐसे लिखोगे, गंगा की सभी सहायक नदी पर्वत या पठार से निकलती हैं। गंगा की सभी सहायक नदी पर्वत या पठार से निकलती हैं। केवल गोमती ऐसी नदी है जो मैदान से निकलती है। और मैदान में लिख लेना यूपी में पीलीभीत जिले की फुल्लर झील से। ऑल ट्रिब्यूटरीज ऑफ गंगा, मैं बोल रही हूं आप ऐसे लिख लेना, ऑल ट्रिब्यूटरीज ऑफ गंगा originate from mountains and valleys. Only Gomti originate in plain. All tributaries of Ganga originate from mountains and plateaus. Only Gomti originate from plain area. और प्लेन एरिया में फ्रॉम यूपी, फुल्लर लेक और पीलीभीत डिस्ट्रिक्ट है। चलिए अब देखो, जो कोसी नदी है, गंगा की ट्रिब्यूटरी कौन सी, कोसी। कोसी कॉल्ड सोरो ऑफ बिहार। कोसी को क्या बोलते हैं, बिहार का शोक। सोरो ऑफ बिहार, ठीक है। लेकिन आपने देखा है ना, बहुत सारी रिवॉल्यूशन पढ़ा होगा आपने, क्रांतियां, लाल क्रांति, पीली क्रांति, नीली क्रांति, ब्लू रिवॉल्यूशन, है ना। ऐसे ही एक अमृत क्रांति है। कौन सी क्रांति है, अमृत। अमृत जो क्रांति है, इसका संबंध है नदी जोड़ने से, नदियों को जोड़ना। रिवर लिंकिंग प्रोजेक्ट्स है, रिवर ठीक है। मैं इसलिए बता रही हूँ क्योंकि यहाँ से इंपॉर्टेंट क्वेश्चन है कोसी के बारे में। तो आपसे पूछ लेंगे अमृत क्रांति का संबंध किससे है, नदियों को जोड़ने से है। इसमें क्या करेंगे, मान लीजिए दो तरह की नदी है, एक ऐसी नदी जो बाढ़ का कारण बनती है, एक ऐसी नदी जो सूखी नदी है। तो हम क्या करेंगे, बाढ़ वाली नदी को और सूखी नदी को अगर आपस में जोड़ दे तो बैलेंस बना रहेगा पानी का। जहां बाढ़ आती है वहां बाढ़ नहीं आएगी, जहां सूखा है वहां सूखा नहीं पड़ेगा। तो अब क्या हुआ है, अगस्त 2019 से, कब से, अगस्त 2019 से जो कोसी नदी है स्टूडेंट्स, कोसी नदी का जल
बिहार में एक छोटी सूखी नदी है मेची, उसमें जोड़ने का कार्य प्रारंभ किया गया है। तो अभी तो ये क्वेश्चन ओके, रिवॉल्यूशन नहीं पढ़ा। मैं पढ़ाऊंगी आपको क्रॉप्स में, ग्रीन रिवॉल्यूशन फूड क्रॉप से, ब्राउन रिवॉल्यूशन आलू से, लाल रिवॉल्यूशन रेड रिवॉल्यूशन टमाटर से। तो ऐसे बहुत सारी क्रांतियां होती हैं। तो अमृत क्रांति का संबंध होता है नदियों को जोड़ने से, रिवर लिंकिंग प्रोजेक्ट से। तो अब कोसी नदी ऐसी थी, जो बिहार है उसमें अच्छी मिट्टी है, एलुवियम सोइल है, वहां जलोढ़ मैदान है, लेकिन कोसी नदी ऐसी है उसका रास्ता फिक्स नहीं है घूमने का, वो कभी इधर से घूमती है कभी उधर से घूमती है, सारी क्रॉप्स को वो कर देती है नष्ट। ठीक है, तो अब हम क्या कर रहे हैं, कोसी नदी का जल डाला जा रहा है जो बाढ़ का कारण बनता है मेची में। तो ये इंपॉर्टेंट है आपका। मेची बिहार की ही नदी है, तो ऐसे लिख लेना, कोसी नदी को बिहार का शोक कहते हैं, कोसी कॉल्ड सोर ऑफ बिहार। ऐसे लिख लेना जैसे लिखा है, अमृत क्रांति का संबंध है नदियों को जोड़ने से, अमृत रिवॉल्यूशन रिलेटेड टू रिवर लिंकिंग प्रोजेक्ट्स, एंड सिंस 2019 कोसी लिंकिंग विद मेची। अगस्त 2019 से कोसी नदी का जल मेची से जोड़ा जा रहा है। हो गया, इरेज कर दूं मैं इसको। अब देखो, गंगा की ही ट्रिब्यूटरी है दामोदर, पढ़ी थी ना आपने दामोदर। दामोदर को क्या बोलते हैं, पश्चिमी बंगाल का शोक, सोर ऑफ वेस्ट बंगाल। तो दामोदर के साथ लिख लेना पश्चिमी बंगाल का शोक, सोर ऑफ वेस्ट बंगाल। जो दामोदर है ना, दामोदर को जैविक मरुस्थल भी बोलते हैं, क्योंकि आप देखो भारत के जितने भी मिनरल्स हैं वो यहाँ पाए जाते हैं। आपने पढ़ा था छोटा नागपुर पठार कहाँ पर है, यहाँ आपने पढ़ा था ना। तो यहीं पर मिनरल्स है, सबसे ज्यादा खनिज। तो यहीं पर आपके सबसे ज्यादा उद्योग लगे हुए, इंडस्ट्रीज। अब उद्योगों में से क्या निकलता है पता ही है आपको, केमिकल्स निकलते हैं, और ज्यादातर जो भी इंडस्ट्रीज का वेस्टेज है वो हम रिवर्स में ही छोड़ देते हैं। तो इस वजह से क्या हुआ, जो दामोदर नदी है यहाँ पर पश्चिमी बंगाल में, तो वो सबसे ज्यादा पोल्यूशन है, उसमें पोल्यूटेंट्स आकर मिल गए, तो उसको बोलते हैं जैविक मरुस्थल। ठीक है, तो लिख लेना दामोदर को जैविक मरुस्थल भी कहा जाता है, बायोलॉजिकल डेजर्ट कॉल्ड दामोदर। तो इतने क्वेश्चन है आपके। अब नेक्स्ट ये भी पूछ लेते हैं, देखो जो गंगा नदी है इसके तट पर कौन कौन से शहर बसे हुए हैं। तो गंगा नदी पर बसे हुए हैं आपके ऋषिकेश, हरिद्वार, कानपुर, पटना, प्रयागराज, वाराणसी। लिख लीजिए, आदि नगर गंगा नदी के किनारे बसे हैं। ऋषिकेश, हरिद्वार, कानपुर, पटना, प्रयागराज, सिचुएटेड ऑन द बैंक ऑफ गंगा रिवर। अब बात आती है लेंथ की। देखो भागीरथी से लेकर, जब वो भागीरथी कहलाई ना, तब से लेकर यहाँ डेल्टा बनाने तक इसकी जो टोटल लेंथ है वो है 2525 किलोमीटर। लेकिन भागीरथी से लेकर यहाँ हुगली तक, पश्चिमी बंगाल तक इसकी लंबाई है 2510, 2525 किलोमीटर। टोटल लेंथ ऑफ गंगा एंड लेंथ इन इंडिया, इंडिया में ये है इसकी लेंथ, और टोटल लेंथ है आपकी ये। क्योंकि 15 किलोमीटर ये बांग्लादेश में भी तो फ्लो करती है ना, कभी मेघना से मिलती है, कभी पद्मा से मिलती है, और डेल्टा बनाती है। तो 15 किलोमीटर के आसपास बांग्लादेश में है, 2525 ये अब आपकी भारत में है। और यही क्या है आपकी भारत की सबसे लंबी नदी, लॉन्गेस्ट रिवर ऑफ गंगा। बस ये क्वेश्चन है आपके गंगा नदी से।
आपको देखो गंगा, ब्रह्मपुत्र और इंडस तीन ही पढ़नी है डीप, बाकी भी पढ़नी है लेकिन इतनी डीप नहीं पढ़नी है। फिर बाकी रिवर्स के तो चार पांच क्वेश्चंस होंगे। चलो अब हम पढ़ेंगे सिंधु नदी। चलो पहले ब्रह्मपुत्र पढ़ लेते हैं। ब्रह्मपुत्र पढ़ लीजिए पहले, क्योंकि वहां एक इंपॉर्टेंट क्वेश्चन बताना है। दिख जाता है, थोड़ा इधर मैं लिखती हूँ। तो चलिए हम पढ़ेंगे ब्रह्मपुत्र नदी से बनने वाले क्वेश्चंस। वही कहानी कहाँ से निकलती है, तो देखो ये कहाँ से निकलती है, ये निकलती है, ये पूरा देश कौन सा है, चीन। कंट्री की बात करें तो ये चाइना से निकलती है, ठीक है। यहाँ पठार, कौन सा पठार है, तिब्बत प्लेटू। तिब्बत पठार है यहाँ पर, ठीक है ना। तिब्बत के पठार में कैलाश पर्वत है, कौन सा पर्वत, कैलाश पर्वत। कैलाश पर्वत है, माउंट कैलाश। इस माउंट कैलाश पर जैसे देखो गंगा निकली थी ग्रेट हिमालय से, लेकिन ग्लेशियर भी तो पूछते हैं मैम, इंडिया की सबसे गहरी बड़ी कौन सी है नदी। ऐसे गहरी का कहां से आपने क्वेश्चन कर लिया, बड़ी पूछते हैं। और बड़ी पूछते, देखो बड़ी और लंबी दोनों में डिफरेंस है। बड़ी पूछेंगे तो ब्रह्मपुत्र लार्ज, लॉन्गेस्ट पूछेंगे तो गंगा। लेकिन उसमें शब्द थोड़ा सा, ये अभी लिखना मत, मैं आपको शब्द बताऊंगी तब आप लिखना, अभी मत लिखना ये। तो यहाँ पर देखो कंट्री चाइना है, तिब्बत पठार है, ये तिब्बत प्लेटू है, इस प्लेटू के ऊपर ये माउंट कैलाश है। इस माउंट कैलाश पर भी तो ग्लेशियर होंगे, जैसे ग्रेट हिमालय पर गंगोत्री ग्लेशियर है, तो ये तिब्बत प्लेटू है, इस पर माउंट कैलाश है। इस माउंट कैलाश पर जो ग्लेशियर है उसका नाम है चेमोयुंगमा, चेमोयुंगमा। हिमनद जो बर्फ का नाम है। ठीक है, हिमनद। जैसे ये यहां से निकली, इसका नाम यहाँ पर जो होता है वो होता है सांगपो। तिब्बत में इसको बोलते हैं सांगपो। तिब्बत में इसको सांगपो, ठीक है। अब ये सांगपो के नाम से ही आएगी, यहाँ पर निकली, सांगपो के नाम से आ गई ये अरुणाचल में। जैसे ये अरुणाचल में आई, इसका नाम होता है दिहांग। आपसे क्वेश्चन करेंगे अरुणाचल में इसको क्या बोलते हैं, दिहांग, ठीक है। फिर जो दिहांग के नाम से आती हुई ये आ गई कहां पर, असम राज्य में। असम राज्य में क्या नाम पड़ेगा इसका, ब्रह्मपुत्र। देखो दिहांग है इसका अरुणाचल में, सांगपो है इसका नाम तिब्बत पर, फिर असम से इसका नाम पड़ता है ब्रह्मपुत्र। असम में कहलाएगी। अब देखो असम में ना, असम घाटी है, आपने पढ़ा भी होगा, असम वैली है ना। यहाँ पर क्या है, असम वैली है, असम घाटी है। और नदियां क्या करती है, हमेशा नदी याद रखना आप, ऊंचे पर्वतों से या पठार से वो आएंगी और माउंटेन और प्लेट्यूज का इरोजन करेंगी, कटाव करती हुई आएंगी। और 2510 किलोमीटर क्या है, देखो जो गंगा नदी की लंबाई है दीपिका, वो कुल लंबाई है भारत से बांग्लादेश तक
2525 किलोमीटर, लेकिन भारत में इसकी लंबाई है 2510 किलोमीटर गंगा नदी की। तो जब नदी आएंगी तो इरोजन तो करेंगी और जहां भी नीचा क्षेत्र मिलेगा वो अपने लाए हुए कंकर पत्थर को डिपॉजिट करेंगी। तो ऐसे ही यहाँ पर हुआ है, ब्रह्मपुत्र ने क्या किया, असम वैली में अपना सारा का सारा मलबा डिपॉजिट कर दिया। और वैली के अंदर जब एलुवियम डिपॉजिट होगा तो वो किस चीज का रूप ले रहा है, माजुली द्वीप का रूप ले रहा है। और कौन से द्वीप का, माजुली, आपने पढ़ा भी था। तो ब्रह्मपुत्र नदी ने क्या कर दिया, असम राज्य में माजुली द्वीप का निर्माण कर दिया, ठीक है ना। और ये इंपॉर्टेंट क्यों है, ये इसलिए इंपॉर्टेंट है क्योंकि माजुली विश्व का सबसे बड़ा नदी निर्मित द्वीप है। लार्जेस्ट रिवर मेड आइलैंड ऑफ द वर्ल्ड इज माजुली। ये क्या है, विश्व का सबसे बड़ा नदी निर्मित द्वीप, लार्जेस्ट रिवर मेड आइलैंड ऑफ द वर्ल्ड। ठीक है, अब ये कहां पर आ गई, इसके बाद ये आ जाती है अब आपकी बांग्लादेश में। द्वीप का निर्माण कर दिया, फिर आ गई बांग्लादेश में। जैसे ही बांग्लादेश में आई ये बट गई आपकी दो भागों में, पहाड़ियों से टकराकर रास्ते बदल लेती है नदियां, एक रास्ता इधर गया एक रास्ता इधर गया, ठीक है। तो इसके जब दो भाग हो गए, दो शाखाएं ब्रांच हो गई इसकी बांग्लादेश में, एक का नाम पड़ा जमुना, आपने पढ़ाई था, और एक का नाम इसका कहलाया मेघना। बांग्लादेश में कितने भागों में बटी हुई है, दो भागों में। और फिर आगे की कहानी वही है इसकी भी, क्योंकि अब जमुना किससे मिल जाएगी, इधर से गंगा में, पढ़ा है ना आपने, क्या कह रहा है कि पद्मा, ये आपने सब कुछ लिख लिया है। फिर पद्मा में आ जाएगी मिलकर मेघना, कई चीजें बदलती है यहाँ पर। तो बस मैं यहाँ तक की कहानी लिखवाऊंगी कि दो भागों में बटी हुई है। ये आपने लिख लिया है, जमुना का जल मिलता है गंगा में, और जमुना और गंगा जब आपस में मिलेंगी तब कहलाएंगी पद्मा। फिर पद्मा में आकर मिलता है मेघना का जल, ये आपने लिख लिया है। फिर सुंदरबन डेल्टा बनता है, उस पर सुंदरी वन उगे हुए हैं, वो सब आप पढ़ चुके हो। तो पहले इतना लिख लीजिए, उसके बाद में और चीजें लिखवाती हूँ, तो लिखो। ऐसे लिखोगे, ब्रह्मपुत्र नदी तिब्बत के पठार में स्थित कैलाश पर्वत के चेमोयुंगमा हिमनद से निकलती है। ब्रह्मपुत्र नदी तिब्बत के पठार में स्थित कैलाश पर्वत के चेमोयुंगमा हिमनद से निकलती है। ब्रह्मपुत्र ओरिजिनेट फ्रॉम ब्रह्मपुत्र originate from Chemoyungma glacier, from Chemoyungma glacier on Mount Kailash in Tibet plateau. माउंट कैलाश भी लिखोगे, तिब्बत प्लेटू भी लिखोगे, और चेमोयुंगमा ग्लेशियर भी। एंड कॉल्ड सांगपो, और क्या कहलाती है, और तिब्बत में इसको सांगपो कहा जाता है। ब्रह्मपुत्र कॉल्ड सांगपो इन तिब्बत। फिर लिखिए, सांगपो, सांगपो अरुणाचल राज्य से भारत में प्रवेश करती है। सांगपो एंटर्स इन इंडिया फ्रॉम अरुणाचल। प्लीज थोड़ा स्लो, ओके ठीक है।
यहां तक तो लिख लिया ना सबने? सांगपो अरुणाचल राज्य से भारत में प्रवेश करती है। सांगपो एंटर्स इन इंडिया फ्रॉम अरुणाचल। अरुणाचल राज्य से भारत में प्रवेश करती है और दिहांग कहलाती है। एंटर्स इन इंडिया फ्रॉम अरुणाचल एंड कॉल्ड दिहांग। फिर नेक्स्ट पॉइंट लिखेंगे, असम राज्य में ब्रह्मपुत्र नदी विश्व के सबसे बड़े नदी निर्मित द्वीप माजुली का निर्माण करती है। एंड इन असम स्टेट ब्रह्मपुत्र makes Majuli largest river-made island of the world। और असम राज्य में यह है विश्व के सबसे बड़े नदी निर्मित द्वीप माजुली का निर्माण करती है। and makes largest river-made island of the world माजुली इन असम स्टेट। सबका नोट हो गया यहां तक? अब लिखिए, ब्रह्मपुत्र नदी बांग्लादेश में जमुना और मेघना में बटी हुई है। ब्रह्मपुत्र डिवाइडेड इनटू जमुना एंड मेघना इन बांग्लादेश। यह बांग्लादेश में जमुना और मेघना में बटी हुई है। डिवाइडेड इनटू जमुना एंड मेघना इन बांग्लादेश। फिर ये भी देखो, ये लिख लिया है वैसे आपने, दोबारा लिखने की जरूरत है नहीं। जमुना गंगा में मिलकर पद्मा कहलाती है, वो सब लिख लिया है, यहीं तक आप छोड़ देना। फिर आप लिखोगे ब्रह्मपुत्र की सहायक नदी, ट्रिब्यूटरी ऑफ ब्रह्मपुत्र। तो इसकी सहायक नदी है जो इसमें आकर मिलेंगी, जो इसमें मिलकर तब बंगाल की खाड़ी में गिरेंगी, वो है आपकी सुबनसिरी, धनसिरी, कपोली, तिस्ता, मानस, लोहित। ये इसके ट्रिब्यूटरीज है, सहायक नदी है जो इसके साथ मिलकर बंगाल की खाड़ी में गिरेंगी। सुबनसिरी, धनसिरी, कपोली, तिस्ता, मानस, लोहित। लिख लीजिए ट्रिब्यूटरीज ऑफ ब्रह्मपुत्र। मैम रिपीट कर दो। देखो दीपिका, ये इसकी सहायक नदी है, ये क्या है, इनको सहायक नदी बोलते हैं। जो बड़ी नदी में छोटी नदी मिलती है उनको ट्रिब्यूटरीज। ये ट्रिब्यूटरीज ऑफ ब्रह्मपुत्र है, ब्रह्मपुत्र में मिलेंगी तभी इस बंगाल की खाड़ी में गिरेंगी। सहायक नदी का मतलब वही है जो उसके साथ मिल जाए, तो ये सारी की सारी इसकी सहायक नदी है। ठीक है, लिख लिया होगा सभी ने। अब बात करते हैं इसकी लेंथ की, टोटल लेंथ। अच्छा, ये कितने देशों में बह रही है आप देख रही पा रहे हैं? देखो, एक तो ये चाइना से तो आई ही है, तो एक ये चाइना में फ्लो करती है, फिर ये भारत में आई,
फिर ये बांग्लादेश में गई, तो ये 3 देशों में फ्लो करती है, ठीक है ना। 3 देशों में बहने वाली नदी है। तो इसकी जो टोटल लेंथ है, कुल लंबाई, टोटल लेंथ है स्टूडेंट्स इसकी 2900 किलोमीटर। भारत में है 709 किलोमीटर। अच्छा, यहाँ पर एक बड़ा कंफ्यूजन है मैम, इनको इस वे में नहीं नहीं, हाँ इसमें ऐसा कुछ नहीं है। दीपिका इसको ये क्रम में नहीं लिखी थी ना, इनका क्रम पूछते हैं। गंगा का नॉर्थ साउथ वाला पूछते, क्रम में नहीं लिखी थी। आप देखिए, अच्छा यहाँ पर एक बात सुनिए, बहुत अच्छा सा क्वेश्चन है और इजी है और गलत हो जाता है कैसे। अगर आपसे पूछे ना गंगा, भारत की लंबी नदी बताइए, लॉन्गेस्ट रिवर ऑफ गंगा, तो आंसर होगा, सॉरी इंडिया, तो आंसर होगा गंगा ही। लेकिन अगर आपसे ये शब्द हो ना, भारतीय उपमहा द्वीप की सबसे लंबी नदी, लॉन्गेस्ट रिवर ऑफ इंडियन सब कॉन्टिनेंट, तो इंडियन सब कॉन्टिनेंट की जब लॉन्गेस्ट रिवर पूछते हैं तो वो ब्रह्मपुत्र होती है, याद रखना। क्योंकि देखो गंगा की लंबाई 2525 टोटल लेंथ थी उसकी, और इसकी लंबाई 2900 किलोमीटर है। तो गंगा और ब्रह्मपुत्र में लंबी नदी कौन सी है? ब्रह्मपुत्र लंबी नदी है। इंडियन सब कॉन्टिनेंट का जो मतलब है, हाँ हाँ ठीक है ठीक है ठीक है, हाँ वो इसकी ये लिख दिया है मैंने, सॉरी 885 ही है, 709 ये आपकी इंडस है। तो आप देखो, इंडियन सब कॉन्टिनेंट का मतलब क्या है, इसका मतलब है इसका, जब पहले देखो बांग्लादेश भी भारत के साथ जुड़ा हुआ था, पाकिस्तान भी, चाइना का कुछ पार्ट भी पाकिस्तान भारत के साथ जुड़ा हुआ था, अफगानिस्तान भी, तब भारत का क्षेत्र बहुत ज्यादा बड़ा था, तब इसको बोलते थे भारतीय उपमहाद्वीप, इंडियन सब कॉन्टिनेंट। ना तो अब भारतीय उपमहाद्वीप बचा है और ना ही अब भारतीय उपमहाद्वीप की लंबी नदी है, 3 देशों में बट गई है। तो अगर शब्द हो ना, लेकिन एग्जाम में तो क्वेश्चन पूछ सकते हैं कंफ्यूज करने के लिए, तो याद रखना अगर शब्द हो भारतीय उपमहाद्वीप की लंबी नदी तो ब्रह्मपुत्र हो जाएगी, भारत की लंबी नदी गंगा हो जाएगी। इतने क्वेश्चन है आपके ब्रह्मपुत्र नदी से, क्लियर। अब हम पढ़ेंगे सिंधु नदी। हिमालय की नदी आज आपकी कंप्लीट हो जाएंगी। इरेज कर देते हैं, मुझे लगता है सबका हो गया होगा। तो हेडिंग डाल लीजिए इंडस रिवर, ब्रह्मपुत्र नदी तंत्र। इंडस सिंधु नदी तंत्र, सिंधु नदी। कुछ माउंटेन से निकलती है, कुछ प्लेट्यू से, अश्वनी। देखो अभी मैं क्या कर रही हूँ, सिर्फ जो बड़ी नदी है ना वो पढ़ा रही हूँ आपको। आपको पता है 3 तरह से पढ़नी है, बड़ी नदी डीपली पढ़नी है, छोटी जो दक्षिण भारत की है वो थोड़ी और डीपली पढ़नी है, बहुत कम, 4 4 5 5 क्वेश्चन। जो छोटी नदियां है ना उनके ओरिजिन पॉइंट में बाद में लिखवाऊंगी, एक तरफ नदी दूसरी तरफ सिर्फ उनके ओरिजिन पॉइंट, उससे ज्यादा उससे कोई क्वेश्चन पूछते भी नहीं है। तो जितनी भी ब्रह्मपुत्र की सहायक नदी है, गंगा की है, सिंधु की है, उनके ओरिजिन पॉइंट में आपको लिखवाऊंगी सारी नदी पढ़ने के बाद, जो छोटी छोटी नदियां हैं। तो अब पढ़ेंगे हम इंडस। तो जो इंडस रिवर है ना आपकी, ये भी यहीं से निकलती है, तिब्बत प्लेटू से। लेकिन तिब्बत जो पठार है ना, उस पर एक लेक है, कौन सी? मानसरोवर। यहां पर लिख देती हूँ थोड़ा, मान सरोवर झील है। मानसरोवर झील से निकलती है।
इट्स माय प्लेजर, थैंक यू। कोई बात नहीं है, पढ़ेंगे सारी चीजें। अच्छा, लंबी नदी और बड़ी नदी में क्या डिफरेंस होता है? जैसे आप देखो दीपिका, जो ये है आपका विश्व की सबसे लंबी नदी कौन सी है? नील। नाइल जो है उसकी लंबाई ज्यादा है, चौड़ाई कम है। लार्जेस्ट रिवर ऑफ द वर्ल्ड वो है आपका अमेजन। ये बड़ी नदी है, ये लंबी नदी है। जो बड़ी नदी होगी उसमें पानी ज्यादा होगा, ठीक है ना। लंबी नदी में उसकी लंबाई ज्यादा होगी, लॉन्गेस्ट में उसकी लंबाई ज्यादा है, लेकिन बड़ी में जो लार्ज होगी वो ऐसा हो सकता है उसमें लंबाई कम हो लेकिन पानी की मात्रा ज्यादा हो, ठीक है। तो लंबी और उसमें ये डिफरेंस है। तो मानसरोवर झील से निकली। अब देखो यहाँ पर ना सिंधु के थोड़े से क्वेश्चन बदले हैं। कैसे बदले हैं? क्योंकि ना जो ये वाला हिस्सा है जम्मू कश्मीर, तो जम्मू कश्मीर पहले एक स्टेट था, अब दो ये यूटी में चेंज हो गया है। तो पहले ना ये क्वेश्चन पूछते थे इंडस का कि भारत की ऐसी रिवर बताइए जो भारत के केवल एक ही राज्य में फ्लो करती हो, कि केवल एक ही राज्य में ये बहती हो। तो लेकिन अब क्या क्या बदला देखो, अब ये पूछ सकते हैं भारत की ऐसी नदी जो किसी भी राज्य में नहीं फ्लो करती है, क्योंकि वो तो केंद्र शासित प्रदेश है ना, कंफ्यूज करने के लिए आपसे ऐसे शब्दों का यूज कर सकते हैं। तो ये जैसे यहां से निकली तो ये जम्मू कश्मीर से भारत में प्रवेश करती है, ये पहले बुक्स में लिखा हुआ है, ठीक है ना। और जम्मू कश्मीर से ही होकर ये पाकिस्तान में चली जाती है, पाकिस्तान में जाने के बाद ये अरब सागर में गिरती है। लेकिन अब क्या हुआ, ये एरिया आपका लद्दाख, ये एरिया आपका जम्मू, तो अब ये कहां से आएगी? अब ये लद्दाख से भारत में प्रवेश करती है और जम्मू कश्मीर से, जम्मू कश्मीर नहीं सिर्फ जम्मू से, अब ये जम्मू कश्मीर नहीं बचा है, सिर्फ जम्मू है, ठीक है ना। और जम्मू से होकर ये पाकिस्तान में चली जाती है। अब ये कैसी रिवर हो गई, समझ रहे हो ना आप? ये क्वेश्चन खूब पूछते थे, भारत की ऐसी नदी जो भारत के एक ही राज्य में फ्लो करती है। तो आंसर इंडस था। जम्मू कश्मीर से आई, जम्मू कश्मीर में फ्लो करने के बाद जम्मू कश्मीर से चली गई पाकिस्तान में, लेकिन अभी एंट्री करती है लद्दाख से, पाकिस्तान में गई जम्मू से। तो अभी दो केंद्र शासित प्रदेश में बहने वाली नदी है, ठीक है। जो इसके ज्यादा क्वेश्चन पूछते हैं ना वो आपके पूछेंगे ट्रिब्यूटरीज से, सिंधु की सहायक नदी, ट्रिब्यूटरीज ऑफ इंडस। देखो सबसे उत्तर में है ये खुद इंडस, सबसे उत्तर में है ये आपकी इंडस रिवर। फिर इसमें आकर मिलती है, इनका सीक्वेंस याद रखेंगे, झेलम, चेनाब, रावी, व्यास और सतलज। ये इसकी 5 इंपोर्टेंट रिवर्स है, ट्रिब्यूटरीज है जो इसमें आकर मिलती हैं, ठीक है ना। नॉर्थ से साउथ का क्रम जरूर पूछते हैं, तो झेलम, चेनाब, रावी, व्यास और सतलज। झेलम, चेनाब, रावी, व्यास और सतलज, ये इसकी 5 ट्रिब्यूटरीज हैं। आपको दीपिका बिल्कुल हो रहा है मुझे। आपने वो पूछा था लंबी और बड़ी में क्या डिफरेंस है, वो आपको बता दिया, यही कमेंट किया था शायद आपने बस। चलिए, तो इसकी 5 ट्रिब्यूटरीज है, ये आगे पीछे करके मिलेगा और क्वेश्चन होगा इनको नॉर्थ से साउथ की तरफ लगाइए या साउथ से नॉर्थ। तो याद कर लीजिए झेलम, चेनाब, रावी, व्यास और सतलज, ठीक है। ये इसकी 5 सहायक नदियां हैं। अभी आप देखो, आपने पढ़ा था ना पंजाब प्लेन, पंजाब मैदान का निर्माण किसने किया? इन 5 सहायक नदियों ने किया, तभी तो पंजाब 5 नदियों का क्षेत्र उसको बोलते हैं। का फिर से बता दो। हाँ जी उर्वशी, मैं सारे पॉइंट्स लिखवाऊंगी, मुझे याद है कि मैं आपको क्या क्या बता रही हूँ, सारे पॉइंट्स लिखवाऊंगी। तो मतलब ये था इसका इंपॉर्टेंट, जो इंडस है ना वो केवल भारत के एक राज्य में फ्लो करती थी। लेकिन देखो आप ये मत सोचना, ये जो इसकी ट्रिब्यूटरी है ये पंजाब में भी फ्लो करती है, हिमाचल में भी, लेकिन जो मेन रिवर थी ना इंडस, ये भारत में ऐसी नदी थी जो भारत के एक राज्य में फ्लो करती थी। अब ये भारत की ऐसी नदी हो गई है जो भारत के किसी भी राज्य में नहीं बल्कि 2 केंद्र शासित प्रदेश में बहने वाली नदी है। वैसे तो वो राज्य ही पर, लेकिन एक शब्द होता है ना, कंपटीशन यही है।
तो अगर आपसे पूछे भारत में ऐसी नदी जो 2 केंद्र शासित प्रदेश में यूटी में फ्लो करती है, तो वो इंडस है। इसकी ट्रिब्यूटरीज तो यहाँ पर भी फ्लो करती है, कंफ्यूज मत होना कि ये तो पंजाब में भी जा रही है, वो इसकी ट्रिब्यूटरीज है, मेन रिवर की बात आती है। ठीक है, अब देखो इंडस रिवर पाकिस्तान में भी जा रही है और भारत में भी, तो अब ऐसा तो नहीं हो सकता कि डिस्प्यूट ना हो इनको लेकर। तो इंडस रिवर के बीच डिस्प्यूट था भारत और पाकिस्तान को लेकर। ठीक है, अब क्या हुआ, इंडस ट्रीटी कब दिया गया, 1960 में। किसने दिया था, सिंधु समझौता 1960 में वर्ल्ड बैंक ने, विश्व बैंक ने दिया था। उस समय भारत के प्रधानमंत्री कौन थे, पंडित जवाहरलाल नेहरू। इसमें 2 एग्रीमेंट हुए, क्या क्या हुए, एक तो डिस्ट्रीब्यूशन ऑफ वाटर, जल को लेकर, जल का वितरण, फिर हुआ डिस्ट्रीब्यूशन ऑफ रिवर्स, नदियों का वितरण। क्योंकि आप देखो 6 रिवर हो गई है, तो अब हुआ क्या, जो ये नॉर्थ की 3 रिवर्स हैं, सिंधु झेलम चेनाब, ये दे दी गई पाकिस्तान को, और ये रावी व्यास और सतलज ये दे दी गई आपको इंडिया को। अब कैसे, 80% और 20% वाला कंसेप्ट है यहाँ पर, जो 1960, तो इसमें ये हुआ, देखो सिंधु झेलम और चेनाब, इन तीनों नदी का जो 80% जल है वो यूज करेगा पाकिस्तान, इन तीनों नदी का 20% यूज करेगा केवल इंडिया। फिर आपकी 3 नदी, रावी, व्यास और सतलज, इन तीनों नदी का जो जल है वो 80% यूज करेगा इंडिया और 20% यूज करेगा पाकिस्तान। ये इसमें एग्रीमेंट हुआ। मैम क्लियर शो नहीं हो, ठीक है। तो इंडस ट्रीटी गिवन बाय वर्ल्ड बैंक, सिंधु झेलम चेनाब, 80% water can use India and 80% can use पाकिस्तान एंड 20% कैन यूज इंडिया। इन तीनों का 80% करेगा भारत प्रयोग और 20% करेगा पाकिस्तान प्रयोग। अब ये जो नदी है इसकी टोटल लेंथ है 2885 किलोमीटर, भारत में है 709 किलोमीटर। अब आप लिख लीजिए इसके सारे पॉइंट्स, जैसे समझाया है वैसे ही। तो लिखो सिंधु नदी, लिखना शुरू कीजिए, सिंधु नदी तिब्बत के पठार में स्थित मानसरोवर झील से निकलती है। सिंधु नदी तिब्बत के पठार में स्थित मानसरोवर झील से निकलती है। इंडस ओरिजिनेट फ्रॉम मानसरोवर लेक इन तिब्बत, मानसरोवर लेक इन तिब्बत। ठीक है, फिर लिखो दूसरा पॉइंट, सिंधु तिब्बत के पठार में स्थित मानसरोवर झील से निकलती है। इंडस ओरिजिनेट फ्रॉम मानसरोवर लेक इन तिब्बत। दूसरा पॉइंट पूछे भारत में कहां से आती है, तो लिखो यह भारत में जम्मू कश्मीर और ब्रैकेट में लिखोगे लद्दाख से प्रवेश करती है। इंडस एंटर्स इन इंडिया फ्रॉम जम्मू कश्मीर, और ब्रैकेट में लद्दाख। फिर लिखोगे इसके बाद यह जम्मू कश्मीर से ही होकर पाकिस्तान में प्रवेश करती है। एंड आफ्टर फ्लोइंग इन इंडिया इंडस एंटर्स इन इंडिया फ्रॉम जम्मू कश्मीर, लेकिन ब्रैकेट में लिख लोगे जम्मू।
दोनों ही आपको याद करना है, क्या ऑप्शन में मिलेगा देख लेना। एंटर्स इन इंडिया फ्रॉम जम्मू कश्मीर एंड एंटर्स इन पाकिस्तान फ्रॉम जम्मू। फिर लिखो। और इसके बाद यह है पाकिस्तान में घूमने के बाद कहां पर अरब सागर में गिरती है। पाकिस्तान में बहने के बाद ये अरब सागर में गिरती है। आफ्टर फ्लोइंग इन पाकिस्तान इंडस डिस्चार्ज इन अरेबियन ओशन। अब तो क्लास होने वाली है, क्लास होने वाली है खत्म, क्लास खत्म होने वाली है। अच्छा देखो, गंगा और ब्रह्मपुत्र यहाँ पर गिरी थी, वो कैसी थी, ईस्ट फ्लोइंग, पूर्व दिशा की तरफ बहने वाली। ये इंडस कहाँ पर गिरती है, अरेबियन ओशन में। तो ये कैसी रिवर है, वेस्ट फ्लोइंग, पश्चिम की तरफ बहने वाली नदी है ये अरब सागर में गिरने वाली नदी है। क्लियर। तो लिख लिया ये वाला पॉइंट, अरब सागर में गिरती है। फिर ऐसे लिखो, ट्रिब्यूटरीज ऑफ इंडस, सिंधु की सहायक नदियां, सिंधु की सहायक नदी। और ब्रैकेट में लिख लेना उत्तर से दक्षिण के क्रम में। ये कैसे लिखवाई है, नॉर्थ टू साउथ, सिंधु की सहायक नदी उत्तर से दक्षिण। ट्रिब्यूटरीज ऑफ इंडस फ्रॉम नॉर्थ टू साउथ, वो है आपकी झेलम, चेनाब, रावी, व्यास और सतलज। हो गया। फिर लिखो, ये आपको पता ही था, ये आपको लिखवा देना, पंजाब मैदान का निर्माण करती हैं, बिस्ट बारी रचना, वो आपने पंजाब प्लेन में पढ़ लिया है। ये ट्रिब्यूटरीज लिख लिया सभी ने। फिर लिखो, सिंधु भारत और पाकिस्तान के बीच विवादित थी। इंडस डिस्प्यूटेड बिटवीन इंडिया एंड पाकिस्तान। यह भारत और पाकिस्तान के बीच विवादित थी। इंडस डिस्प्यूटेड बिटवीन इंडिया एंड पाकिस्तान। एट फाइव। टोटल लेंथ 2885 किलोमीटर, और लगभग में नहीं 2900 भी आ जाती है कभी कभी, और भारत में ये है। फिर लिखो, सिंधु भारत और पाकिस्तान के बीच विवादित थी। 1960 में सिंधु समझौता हुआ, इंडस ट्रीटी। सिंधु समझौता 1960 में हुआ। इंडस ट्रीटी गिवन बाय वर्ल्ड बैंक। इंडस ट्रीटी गिवन बाय वर्ल्ड बैंक इन 1960। सिंधु जल समझौता 1960 में विश्व बैंक द्वारा दिया गया। उस समय भारत के प्रधानमंत्री पंडित जवाहरलाल नेहरू थे, लेकिन डिसीजन था वर्ल्ड बैंक का। पंडित जवाहरलाल नेहरू was the prime minister of India at that time. हो गया। फिर ट्रीटी में एग्रीमेंट क्या हुए, तो ऐसे लिख लेना, समझौता ये था, सिंधु झेलम चेनाब का 80% यूज करेगा पाकिस्तान, 20% करेगा भारत। ये तीन नदी रावी, व्यास और सतलज का 80% यूज करेगा इंडिया, 20% करेगा भारत। कुल लंबाई लिख लेना, चाइना, भारत और पाकिस्तान तक
टोटल ये भी 3 देशों में फ्लो करती है, और भारत में लंबाई लिख लेना। तो ये क्वेश्चन थे आपके भारत की नदी। कौन सी नदियां? नॉर्दर्न रिवर्स या हिमालयन रिवर्स। जो छोटी छोटी नदियां उनके ओरिजिन पॉइंट ही पूछते हैं, वो हम सबसे लास्ट में लिख लेंगे लिस्ट में, है ना। नेक्स्ट क्लास में पढ़ेंगे दक्षिण भारत की नदियां, पेनिसुलर रिवर्स। कोई डाउट है तो पूछ सकते हैं। आप क्वेश्चन जरूर किया करो टॉपिक वाइज। टॉपिक वाइज जब क्वेश्चन करने बैठोगे तब आपके डाउट्स आएंगे। तभी डाउट्स आते हैं जब हम सेल्फ स्टडी करते हैं, फिर उनको नोट कर लिया करो, पूछ सकते हो क्लास में। ठीक है स्टूडेंट्स, तो ये आज की क्लास आपकी यहीं खत्म होती है। नेक्स्ट क्लास में पढ़ते हैं बाकी रिवर्स के बारे में। गुड लक फॉर योर ब्राइट फ्यूचर। किसी का कोई डाउट है तो पूछिए, या कोई आपको पॉइंट समझ में नहीं आया है। और मान लो अभी डाउट नहीं है, बाद में भी आपको डाउट आता है, तो आप नोट कर लिया करो नोटबुक में, और फिर क्लास में आके पूछ सकते हो। ओके डन, ठीक है। चलिए फिर अगेन गुड लक, मिलते हैं नेक्स्ट क्लास में। टेक केयर, कीप लर्निंग।